अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं 11th क्लास फिज़िक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट टॉपिक है वर्क। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। तो स्टूडेंट्स, आपने ये छोटी क्लासों में भी वर्क पढ़ा होगा। उर्दू में इसे काम कहते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक मार्कर है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाता हूँ इस तरफ, तो फोर्स के लगाने से जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसी फोर्स लगाई, फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है। अगर फोर्स लगाता इस जिस्म पे और ये जिस्म वर्क यानी कि मूव ना करता, ये डिस्प्लेसमेंट कवर ना करता, कुछ फासला तय ना करता, तो इस जिस्म पे कोई वर्क ना होता। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास वर्क है वो एक फोर्स की वजह से जिस्म फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अगर ऐसा है तो हमने उस जिस्म पर वर्क किया है, अदरवाइज नहीं किया। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली वर्क एनर्जी होती है। तो हम एनर्जी को अगर ट्रांसफर करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो ये भी हमारा वर्क होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां से हम इसको डिफाइन कर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्क क्या है? द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विया फोर्स इज अ प्रोसेस कॉल्ड डूइंग वर्क। कि हमने एनर्जी को ट्रांसफर करना है फोर्स के जरिए, तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है हमारे पास वर्क। तो स्टूडेंट्स, वर्क हमारे पास दो तरह का हो सकता है। पॉजिटिव वर्क भी होता है और नेगेटिव वर्क भी होता है। एनर्जी ट्रांसफर अगर हो रही है टू द ऑब्जेक्ट तो फिर जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट तो फिर जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। इट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थी कुछ वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स, इस बात को हमने गौर से समझना है। लेट्स से हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मैस m है। इस पे एक आदमी फोर्स लगाता है, इसको यहां से खींचकर फोर्स लगाता है और ये आदमी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो हम जो यहां पर फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस तरफ है। तो अगर देखा जाए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है जिसको क्या कहते हैं? थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स को रिजोल्व करें तो ये जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये एफ साइन थीटा बनेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइन थीटा होता है, और ये जो कंपोनेंट बनेगा वो एफ कॉस थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम लिखते हैं W इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और दूसरा एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड हो डिस्प्लेसमेंट का, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का वो कंपोनेंट हो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो मैथमेटिकली हम उसको ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में और साथ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। यहां पे यही बता रहा है कि F जो है वो कांस्टेंट फोर्स है जो बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, और थीटा जो है
वो क्या है, एंगल है बिटवीन फोर्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह हमारे पास डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, कि जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह हम नेक्स्ट डेफिनेशन भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें देखा जाए तो ये जब cos थीटा हम खत्म करते हैं तो cos थीटा खत्म करने पे क्या आता है, W इक्वल टू एफ डॉट डी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो cos थीटा आता है, और अगर cos थीटा को खत्म करेंगे तो वही डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हम यहां से वर्क की एक और डेफिनेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के ऊपर एरो लगा देते हैं। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी एरो लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क। वर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट है यही बेसिकली हमारा वर्क के इक्वल होता है। इसके बाद हम वर्क के यूनिट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होने से आंसर आता है। तो फोर्स का यूनिट चूंकि न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो इसका यूनिट भी मीटर होगा। तो इसलिए फोर्स का यूनिट न्यूटन होगा और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होगा। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट आएगा वर्क का वो क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो न्यूटन मीटर है ये जाउल के इक्वल होता है, ठीक है। असल में जो हमारे पास वर्क है ये एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट भी जाउल होता है, इसीलिए हमारे पास वर्क न्यूटन मीटर के इक्वल है और ये भी जाउल के इक्वल होगा। बेसिकली वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम जाउल को डिफाइन करते हैं। देखें हमारे पास ये एक मार्कर है, अगर लेट से ये एक मार्कर है और इस मार्कर पे मैं एक न्यूटन फोर्स लगाऊं, एक न्यूटन फोर्स के लगाने से ये मार्कर 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे फोर्स की डायरेक्शन में, तो फिर हम कहेंगे हमने इसके ऊपर जो वर्क किया है वो 1 जॉउल किया है। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि 2 न्यूटन फोर्स लगाने पे ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो फिर इसके ऊपर वर्क जो होगा वो 4 जॉउल होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पर 1 जॉउल कब आएगी वैल्यू, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और ये 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर जो हमारा वर्क होगा वो 1 जॉउल के इक्वल होगा। यही हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड द बॉडी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉउल। आई होप के यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इसकी डायमेंशन पे जाते हैं कि वर्क की जो डायमेंशन है वो हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसके फार्मूले से इसकी डायमेंशन बनाते हैं। फार्मूला आप जानते हैं W इक्वल टू एफ डी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लाई करने से वर्क आता है, और फोर्स अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ किसके इक्वल होता है, ma के। इसी तरह D वैसे का वैसे साथ आ गया ये डिस्प्लेसमेंट, वेयर m इज द मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो ये मीटर और ये मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ किलोग्राम वैसे का वैसे आ गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया, ये पर सेकंड स्क्वायर भी वैसे का वैसे आ गया। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं किलोग्राम के लिए डायमेंशन क्या होती है, m, तो ये आ गया। इसी तरह मीटर है तो मीटर के लिए लंबाई का यूनिट है तो लेंथ l स्क्वायर हो गया। इसी तरह टाइम के लिए t कैपिटल -2, तो ये इसकी डायमेंशन आ गई। तो वर्क की जो डायमेंशन है वो ml स्क्वायर t -2 है, ब्रैकेट के अंदर भी बंद करना। ये थी वर्क की डायमेंशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस हैं वर्क डन के बारे में, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से पेपर में एक एमसीक्यूज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखें, नंबर 1, इफ थीटा लेस देन 90, अगर थीटा की वैल्यू 90 से लेस हो तो फिर वर्क डन पॉजिटिव होगा, पहली बात। एंड नंबर 2, इफ थीटा greater than 90 degree and less or equal to 180 degree, then work done is negative. And number 3, if theta equal to 90 then work is 0. तो मैथमेटिकली आप प्रूव भी यहाँ कर सकते हैं इस फार्मूले के अंदर, जब आप
वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो यहाँ जो है cos 90 की वैल्यू 0 आएगी और वो एफ डी से मल्टीप्लाई होगा तो वर्क सारा क्या हो जाएगा 0। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा देन वर्क इज 0। नंबर 4, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क डन इज मैक्सिमम। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो फिर cos 0 की वैल्यू 1 आएगी और W इक्वल टू एफ डी मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू एफ डी, तो फिर जो वर्क की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इस वर्क को ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली ये वर्क कैसे होता है। अगर हम इसको ग्राफ के अंदर प्लॉट करें तो यहाँ हमने एक एक्स एक्सिस लिया हुआ और ये यहाँ पे वाई एक्सिस लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने फोर्स ली हुई है। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनी हुई है ये फॉर्म एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर फॉर्म का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया हमें फाइंड करने का मेथड है कि हम अगर उसके लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ वी प्लॉट ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इसकी एक लेंथ होगी कोई, ये ले ले लेंथ, ये ले ले विड्थ, तो ये है ओ आर और ये है ओ पी। यहाँ ओ पी मल्टीप्लाई बाय ओ आर, ओ पी पे डिस्प्लेसमेंट है तो ये आ गया डी। इसी तरह ओ आर पे क्या है, सॉरी ओ पी पे फोर्स है और ओ आर पे क्या है डी। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी और ये किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू के इक्वल होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अभी भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।